कैरियर मेकर में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, एसएससी जीडी की श्रृंखला के अंतर्गत हम हाजिर हैं अपना अगला वीडियो लेकर के। आशा है कि आपको दिए गए पुराने वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आप उनमें जो चीज़ें हैं उनको समझ पा रहे होंगे। और आप ये भी देख रहे होंगे, यदि आप पहले वीडियो से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कि हर एक एग्ज़ाम, हर एक जो पेपर है वो अगले पेपर से मैच खा रहा है और लगातार प्रश्नों की प्रकृति जो है मिलती जुलती है। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये वाली सीरीज पसंद आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले वीडियो की ओर। ठीक है, देखें, शुरू करते हैं। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? पूछ रहा है कि अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा किया था। तो पहले ये आप याद रखें। देखें, अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसका आगमन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। एलिजाबेथ ने भेजा था। ठीक है, कई बार पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। शुरुआती समय में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, उस समय भारत का जो मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह, तो भारत के मुगल बादशाह का नाम था अकबर। ठीक है, अकबर था मुगल बादशाह। क्यों? क्योंकि अकबर की मृत्यु जो है ये 1605, 16 अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हुई है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1600 ईस्वी में हुआ था। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय मुगल बादशाह अकबर था। लेकिन याद रखें, अगर मैं कहूँ पहला अंग्रेज किसी के शासनकाल में आया, तो पहला अंग्रेज जो था ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। जहांगीर अकबर के पुत्र का नाम है। ठीक है, और जहांगीर के शासनकाल में आया था, पहला अंग्रेज आया था 1608 ईस्वी में। ठीक है, और इसका नाम था, पहले अंग्रेज का नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन, पहले अंग्रेज का नाम था, 1608 में आया था ये। ठीक है, और अंग्रेज का नाम कैप्टन हॉकिंस। ये आपका जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है, देखिए, जो इंग्लैंड के उस समय राजा थे जेम्स द्वितीय, तो जेम्स द्वितीय ने अकबर के नाम से पत्र लिखा हुआ था, और अकबर के नाम से पत्र लिखा था, और कैप्टन हॉकिंस को कहा था कि जाओ ये पत्र जाकर के अकबर को दे देना, अकबर तुम्हें वहां पर व्यापार करने की अनुमति दे देगा। लेकिन जब ये जो कैप्टन हॉकिंस है ये सूरत में उतरा, तो इसे पता चला कि अकबर की तो मृत्यु हो गई है और अकबर का पुत्र जहांगीर है जो आगरा में बैठता है। तो फिर वो सूरत से, जो कैप्टन हॉकिंस था, सूरत से आगरा पहुंचा, और पहली बार 1608 ईस्वी में जहांगीर और कैप्टन हॉकिंस की मुलाकात हुई थी। कहाँ पर? आगरा में हुई थी। ठीक है, और इंग्लिश में चूंकि बात कर रहा था कैप्टन हॉकिंस, इसीलिए अकबर, जहांगीर ने उसको इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी। ठीक है, और मनसब भी प्रदान किया था। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में आया था? पहला अंग्रेज है ये, जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया। लेकिन अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये 31 दिसंबर 1600 में आई थी। उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। ठीक है, और अंग्रेजी जहाज, पहला अंग्रेजी जहाज यदि आपसे पूछा जाए तो उसका नाम था रेड ड्रैगन। ठीक है, रेड ड्रैगन पहला अंग्रेजी जहाज था जो भारत पहुंचा था। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है, फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो पूछ रहा है कि अवध पर कब्जा कब किया गया था? याद रखें, जो अवध पर कब्जा है ये 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना मैंने आपको कई बार बताई है। हर एक सेट में पंचवर्षीय योजनाएं यानी 5 ईयर प्लान से प्रश्न आए हैं। पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये रूस की देन है, और भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी हैं। 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में क्या है? आ चुकी हैं। ठीक है, तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं आ गई हैं, और 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो डेट थी 2012 से 2017 थी। ठीक है, और जो आपसे पूछ रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो डेट है 2007 से 2012 तक है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजनाओं की जो शुरुआत है 1951 में हुई है। 1951 में इसकी शुरुआत हुई है। 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चली है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली है। ठीक है, और फिर 66 से 1966 से 1969 तक आपका क्या रहा है? योजना अवकाश रहा है। ठीक है, फिर अगली पंचवर्षीय योजना
1974 से चली है, ठीक है, 79 तक चली है, और फिर 79-80 में, ठीक है, 79 1979-80 में, 80 में यहाँ पर भी योजना अवकाश रहा है। फिर अगली वाली पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली है। ऐसी लगातार पंचवर्षीय योजनाएं भारत में चलती रही हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर, ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। इसी तरह दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो याद रखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 में आई थी, और इसमें टारगेट रखा गया था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर इसमें टारगेट रखा गया था, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि पर जोर दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी। आप इन बातों को भी याद रखें, ठीक है। और भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की जो देन है ये आपको कहाँ से है, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं रूस से ली गई हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है कि आर प्रेजेंट ओनली द प्लांट सेल। पूछ रहा है कि ऐसी कौन है जो केवल प्लांट्स यानी पौधों पर पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस, जिसे केंद्रक कहा जाता है। गोल्गी, स्टूडेंट गोल्गी काय की बात कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है, और प्लास्टिड कह रहा है। याद रखें पौधों में आपका क्या पाए जाते हैं, प्लास्टिड पाए जाते हैं। इनको हिंदी में लवक कहा जाता है, लवक। और लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। पहला होता है वर्णी लवक, दूसरा होता है आवर्णी लवक, और तीसरा होता है हरित लवक, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। वर्णी लवक ऐसे लवक जो कलर देने का कार्य करते हैं, वर्णी लवक कहलाते हैं। आपने देखा होगा टमाटर लाल रंग का होता है। टमाटर का जो लाल रंग है वो लाइकोपीन वर्णक के कारण होता है, लाइकोपीन वर्णक के कारण होता है। एक प्रकार का ये क्या है, वर्णी लवक, ठीक है। इसी तरह आवर्णी लवक पौधे के ऐसे भागों पर पाए जाते हैं। आवर्णी लवक ये कलर नहीं देते हैं, और ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। जैसे जड़ का जो कलर होता है कौन से लवक के कारण होता है, आवर्णी लवक। और हरित लवक जो होते हैं, हरित लवक आपका जो होता है ये पौधों को हरा रंग देने का कार्य करते हैं। और कई बार प्रश्न पूछा गया है कि हरित लवक में क्या पाया जाता है, तो हरित लवक में मैग्नीशियम का एक वर्णक पाया जाता है। और लवक आपका केवल और केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं पाए जाते हैं। और ऑप्शनों पर नजर मारते हैं। देखें माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये देखें, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वेंडा ने की थी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इसे कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है, कोशिका का श्वसन स्थल, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका का श्वसन स्थल। और याद रखें माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है वो एटीपी के फॉर्म में मिलती है। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और याद रखें एक बार में 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है, जिसमें से आपका 36 एटीपी हम ग्रहण कर लेते हैं, और 2 एटीपी ऊर्जा आपका क्या है, अन्य कार्यों में खर्च हो जाती है। प्रश्न आता है कि निम्न में से माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी के फॉर्म में मिलती है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन आपको लिखा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है, ठीक है। न्यूक्लियस का मतलब क्या है, केंद्रक, ठीक है। इसके अंदर गोल्गी काय, गोल्गी बॉडी होती है आपका। इसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक गोल्गी बॉडी होती है, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीजों को ले जाने का कार्य करते हैं। तो प्लांट्स में आपका क्या पाया जाता है, प्लास्टिड यानी लवक पाए जाते हैं। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें जुलाई 2022 में योजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में इसे निर्वाचित किया गया था, ठीक है। तो 2022 का करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसका जो उत्तर है ये है जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। जगन मोहन रेड्डी को युवजन श्रमिक पार्टी में आपका बनाया गया था, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू बजट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो पूछ रहा है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू बजट का कौन सा पार्ट नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू बजट में आपका ऑप्शन है प्लान रेवेन्यू एक्सपेंचर, नॉन टैक्स रेवेन्यू, प्लान कैप्चर एक्सपेंचर और टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, देखें ये पूछ रहा है रेवेन्यू बजट का कौन सा पार्ट नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्लान कैप्चर एक्सपेंचर। ठीक है, ये आपका रेवेन्यू बजट का पार्ट नहीं है, बाकी ये तीनों आपके क्या है, रेवेन्यू बजट के पार्ट है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य को व्यापार की क्या माना जाता है। भाई व्यापार की गई वस्तुओं की कुल मूल्य को व्यापार की मात्रा माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाएगा, मात्रा माना जाएगा। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, जो निशागंधी नृत्य है ये भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए निशागंधी उत्सव भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है, केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, हाँ बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है, मतलब रबी में भी उगाया जाता है और खरीफ में भी उगाया जाता है। तो याद रखें, देखें तो रबी और खरीफ में पहला ऑप्शन है अलसी के बीज, अरंडी के बीज, मूंगफली और सरसों। याद रखें इसमें जो ऑप्शन है ये अरंडी के बीज है जो खरीफ और रबी दोनों में उगाए जाते हैं। जबकि जबकि इसमें ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं जो अलसी है खरीफ में उगाई जाती है। ठीक है, अलसी आपका देखें अलसी आपका रबी में उगाई जाती है, रबी में उगाई जाती है। ठीक है, जो मूंगफली है और सरसों फली आपका ये खरीफ में उगाई जाती है और जो सरसों है ये भी आपका रबी में उगाई जाती है, लेकिन अरंडी के बीज जो है ये खरीफ और रबी दोनों में उगाए जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, मतलब कौन सी राज्य में 36वां संस्करण आयोजित किया गया था राष्ट्रीय खेल का। इसका जो राइट आंसर है ये गुजरात। ठीक है, ये देखें ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है। ठीक है, इसमें कौन सा राज्य सही है, गुजरात। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली जिन्हें के लिए जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो याद रखें जो शास्त्रीय नर्तकी है इसका नाम है अलरमेल वल्ली जिनी। इसे किस रूप में याद रखें, पहला ऑप्शन है कुचिपुड़ी, दूसरा ऑप्शन है भरतनाट्यम, तीसरा ऑप्शन है कथकली और चौथा ऑप्शन है मोहिनी अट्टम। तो याद रखें इसका जो राइट आंसर है ये है भरतनाट्यम। ठीक है, जो कुचिपुड़ी है मैंने कई बार बताया है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का है। जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है, तमिलनाडु का है। जो कथकली है ये आपका केरल का लोक नृत्य है और जो मोहिनी अट्टम है ये भी आपका केरल और तमिलनाडु के आसपास का। मोहिनी अट्टम ये भी आपका कहाँ का है, केरल का है। कथकली मोहिनी अट्टम ये सब केरल के हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऋग्वेद सूक्तों का संकलन है। ऋग्वेद में 1028 सूक्तियां हैं। ठीक है, देखें ऋग्वेद में आपका क्या है, देखें 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद एकमात्र ऐसा वेद है, देखें ऋग्वेद है। ठीक है, पहले थोड़ा समझे वेदों के बारे में। 4 वेद होते हैं, एक है ऋग्वेद, दूसरा है नंबर का वेद है यजुर्वेद, तीसरा जो वेद है इसका नाम है सामवेद और चौथा वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पहले का वेद है और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। जो ऋग्वेद है इसके पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है, यजुर्वेद के अध्ययन करने वाले को अधर्व्यु कहा जाता है। ठीक है, और सामवेद के अध्ययन करने वाले को उद्रातु कहा जाता है, उद्रातु या इसी को उद्गाता भी कहा जाता है, उद्गाता। और जो अथर्ववेद का अध्ययन करते हैं इन्हें ब्रह्मा कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है। दूसरा नंबर ये भी याद रखें ऋग्वेद जो है इसमें ऋचाओं का उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो मंडलों में बटा हुआ है। ऋग्वेद एक ऐसा मात्र वेद है जो मंडलों में बटा हुआ है। ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं। ठीक है, साथ ही साथ 1028 सूक्तियां हैं, साथ ही साथ 10,462 इसमें क्या है, ऋचाएं हैं। ठीक है, इसमें क्या है 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद 10 मंडल है, 1028 में क्या है सूक्तियां, सूक्तियां एक एक लाइन में होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा सा विद्या विमुक्ते, विद्या वही है जो मुक्ति के लिए होती है, एक प्रकार की सूक्ति है।
तो ऋग्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो मंडलों में बटा हुआ है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, ठीक है। आपको ये भी विदित होना चाहिए कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, ठीक है। 7वां मंडल सोम देवता, 8वां मंडल वरुण देवता, 9वें मंडल है, 10वां मंडल है जिसमें पुरुष सूक्त आपको बताया गया है कि जो मनुष्य की जो उत्पत्ति है ब्रह्मा जी के मुख से आपका ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है। तो आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ऋग्वेद में सूक्तों का संकलन है तो 1028 सूक्तियां हैं, ठीक है। यजुर्वेद जो है यजु शब्द से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात इसमें कर्मकांड प्रधान वेद है, ठीक है। और मंत्रों बलि के समय जो मंत्र उच्चारित किए जाते थे वो यजुर्वेद में लिखे हुए हैं। साम वेद में साम का अर्थ होता है संगीत, अर्थात ये जो वेद है ये संगीत को समर्पित वेद है। इसमें आपको संगीत से संबंधित सारी चीजें मिलेंगी। और जो अथर्व वेद है ये आपका याद रखें कि अथर्व वेद में जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, साप, वशीकरण जो संसार की चीजें हैं वो कहाँ पर हैं? अथर्व वेद में है। और अथर्व वेद सबसे अंतिम का वेद है, ठीक है। अथर्वा प्लस अंगी ऋषि ने लिखा था, इसीलिए इसे अथर्वांगी वेद भी कहा जाता है अथर्व वेद को, और ये सबसे अंतिम का वेद है, ठीक है। तो वेदों संबंधित की जानकारियां भी आप याद रखें, ठीक है। देखें, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, अगला प्रश्न है मेघालय की कौन सी पहाड़ी सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय, ठीक है, देखें मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया बहुत फेमस पहाड़ियां हैं। तो इसमें ऑप्शन ही ऐसा दिया गया है कि गारो, खासी, जयंतिया कौन सी पहाड़ी दी गई है? मेघालय वाली खासी पहाड़ी दी गई है, ठीक है। जबकि देखें जो नीलगिरी है तो नीलगिरी बहुत ही फेमस स्थान है, कहाँ का? तमिलनाडु का, ठीक है। और आपका पश्चिमी घाट में आपका नीलगिरी है और नीलगिरी तमिलनाडु का एक प्राकृतिक दर्शनीय स्थल भी है, ठीक है। शिवालिक जो है ये जम्मू कश्मीर के आसपास फैला है। जम्मू कश्मीर आप पढ़ेंगे हिमालय का वर्गीकरण तो वहां पर शिवालिक हिमालय भी आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर के आसपास। और जो अरावली है ये आपका कहाँ पर फैला हुआ है? राजस्थान में फैला हुआ है, ठीक है। अरावली राजस्थान में फैला हुआ है, ठीक है। तो मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। और ये 3 जनजातियां भी है, गारो जनजाति है, खासी, और ये पहाड़ियां भी हैं और इन्हीं के आसपास जनजातियां निवास करती हैं। तो मेघालय की केवल एक पहाड़ी दी गई है, खासी पहाड़ी, अतः इसका राइट आंसर क्या होगा? खासी, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। देखें कि स्पिराइट्स इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स मेटल, मतलब पूछ रहा है स्पिराइट किसका अयस्क है, ठीक है। तो स्पिराइट जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पिराइट जो है ये किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है, ठीक है। स्पिराइट किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है, ठीक है। देखें तो बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। देखें, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 जो है ये बताता है हमें अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है कि अस्पृश्यता का क्या कर दिया गया है? अंत। आर्टिकल 18 में लिखा है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। और जबकि अनुच्छेद 14 जो है ये कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। और जबकि जो शिक्षा का अधिकार है ये आर्टिकल 21 का में आर्टिकल 21 का में है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देंगे। और इस बात को हमने जोड़ा था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत, ठीक है। तो याद रखें आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत है, आर्टिकल 14 विधि के समझ समता है, और जो शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 21 का में है और उसमें लिखा है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं? पूछ रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा को किस मामले में समान शक्तियां प्राप्त हैं। तो याद रखें इस बात को, संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, और संसद के 3 अंग होते हैं। पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। एक बात और याद रखें, ठीक है, संसद आपका 79 में है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, लोकसभा आर्टिकल 81 में है और राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है, ठीक है। इसके लिए आप याद रखिए सरल मतलब शासित संसद, राष्ट्रीय राज्यसभा, राष्ट्रीय लोकसभा 79, 80 और 81, ठीक है। तो पूछ रहा है कि देखें लोकसभा को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, लोकसभा को कुछ मामले में विशेषाधिकार प्राप्त है,
राज्यसभा को कुछ मामले में विशेषाधिकार है। जैसे मैं आपको बताऊं कि राज्यसभा को विशेषाधिकार, तो यदि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल राज्यसभा ही करता है। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 249 कहता है यदि राज्य सूची का कोई भी ऐसा विषय है जो आपका विशेष महत्व का हो गया है तो राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की यदि 2/3 बहुमत से पारित करवाती है तो राज्य सूची के ऐसे विषय पर लोकसभा कानून बना सकती है। और देखो, राज्यसभा के लिए आर्टिकल 312 है जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 3 अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की पहल कौन करता है? राज्यसभा करती है। तो कुछ मामले में राज्यसभा को विशेषाधिकार प्राप्त है जबकि कुछ मामले में लोकसभा को विशेषाधिकार प्राप्त है। ठीक है। तो अब रहा है कि किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त है। ऐसा कौन सा मैटर है जिसमें लोकसभा भी बराबर है और राज्यसभा भी बराबर है? तो देखें, आपके ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने में। देखें, इसमें आपका लोकसभा की ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है। तो ये आपका कहां पर जाएगा? लोकसभा की शक्ति है ये। राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है संसद के किसी भी सदन में आएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में आएगा। तो ध्यान से सुने, प्रश्न क्या पूछ रहा है? इस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है, पूछा है उसने। कौन से मामले में समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? याद रखें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने में दोनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। यहाँ पर क्या है? इसमें समान शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने में राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में आता है, अतः यहाँ पर भी क्या है? समान शक्ति प्राप्त है। धन विधेयक को पारित करने में, ठीक है, और संवैधानिक संशोधन में। तो याद रखें, आपका ये जो धन विधेयक को पारित करने में है, यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अतः धन विधेयक के बारे में किसको ज्यादा शक्ति प्राप्त है? लोकसभा को ज्यादा शक्ति प्राप्त है। और धन विधेयक आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया है। ठीक है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है, अतः यहाँ पर लोकसभा की शक्ति ज्यादा हो जाएगी। जबकि संविधान संशोधन में भी लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं। और संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 में उल्लेखित है और संवैधानिक संशोधन जो है ये अपने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की क्या ली है? प्रक्रिया ली है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है ये भी हमने कहाँ के संविधान से ली है? अमेरिका के संविधान से ली है। ठीक है। तो याद रखें, कौन सी समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? धन विधेयक में लोकसभा की शक्ति ज्यादा है। ठीक है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो याद रखें, मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। आज भी इन्हीं की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की। ठीक है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है। देखें, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैरी कॉम है मुक्केबाज हैं और इन्होंने 5 बार भारत को आपका पदक दिलाए हैं। ठीक है। और विदेश में भी नाम ऊंचा करने वाली हैं। तो मैरी कॉम का जो संबंध है वो कहाँ से है? मणिपुर की है। मैरी कॉम कहाँ की है? मणिपुर की। ठीक है। तो बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव कहा जाता है? तो उत्सवों का जो उत्सव है ये कहा जाता है हार्नबिल महोत्सव को। और हार्नबिल महोत्सव को क्या कहा जाता है? उत्सवों का उत्सव। ठीक है। और ये जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। इसे उत्सवों का उत्सव कहा जाता है। ठीक है। जो चापचर कूट है ये आपका मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम में मनाया जाता है। जो मोत्सु है ये भी आपका कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। मोत्सु आपका कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में। और जो बंगाला है ये मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय। ठीक है। बंगाला जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। और इसे बंगाला को 100 ड्रमों का उत्सव भी कहा जाता है। 100 ड्रमों का उत्सव कहा जाता है। क्योंकि आप देखेंगे बंगाला उत्सव में कि बंगाला उत्सव में पीछे से जो लोग खड़े होते हैं आपका ढोलक लेकर खड़े होते हैं, इसीलिए ढोलक बजाते रहते हैं, इसीलिए 100 ड्रमों का उत्सव कहा जाता है। इसको मेघालय में मनाया जाता है। मोत्सु जो है ये आपका कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाने वाला उत्सव है। जबकि हार्नबिल जो है हार्नबिल भी आपका कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में। और चापचरकूट जो है ये मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक है। इन ऑप्शनों को भी आप याद रखें।
बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वाज एन एक्ट पास्ड टू मेक अ प्रोविजंस फॉर लिवी एंड कलेक्शंस ऑफ टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। मतलब ये जीएसटी से संबंधित प्रश्न है। तो क्या है कि वाज द एक्ट पास्ड टू मेक अ प्रोविजंस फॉर लेवी एंड कलेक्शंस ऑफ टैक्स और इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस। ऑप्शन है आपके दी सेंट्रल गुड्स एंड सिक्योर टैक्स एक्ट, दूसरा है दी कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, तीसरा है दी सेंटर गिफ्ट एंड सर्विस टैक्स एक्ट, दी सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। तो ये किसका है? ये संबंधित है केंद्र से। दी सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब केंद्र सरकार की जीएसटी से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? मतलब तीनों तरफ से त्रिपुरा को कौन घेर रहा है? तो याद रखें कौन घेर रहा है? बांग्लादेश घेर रहा है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये थे आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर में आया हुआ प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसमें 20 प्रश्न थे, हमने सॉल्व करवाया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।